ठीक है। ओके। सो कल हमने बात की थी टू पार्टिकल सिस्टम की और उसके सेंटर ऑफ मास की। तो हमने बात की थी कि दो पार्टिकल हैं m1 और m2 एक्स एक्सिस पे, जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस x1 और x2 है। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से x, दैट विल बी गिवन बाय m1 x1 प्लस m2 x2 ओवर m1 प्लस m2। ये हमने किया था। और हमने कहा था कि अगर दोनों के मास सेम हो, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m हो जाए, दोनों मास पार्टिकल सेम हो, तो आपका x से m कितना बन जाएगा, mx1 प्लस mx2 अपॉन 2m, और m से m कैंसिल हो जाएगा तो x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब मैं कहूँ कि सपोज यहाँ एक तीसरा पार्टिकल और आ जाता, अभी तो दो ही हैं, मैं ये बोलता हूँ आपको, एक सेकेंड, चल क्यों नहीं रहा है, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ एक तीसरा पार्टिकल और आ जाए, सपोज यहाँ पे एक और पार्टिकल आ जाए, चल क्यों नहीं रहा है पेन। सपोज यहाँ पे एक तीसरा पार्टिकल और आ जाता है m3। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं m3। एक और पार्टिकल आ जाता है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होती है x3। तो अब थ्री पार्टिकल सिस्टम बन जाता है। तो अब x m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस एक और टर्म आ जाता m3 x3, और नीचे डिवाइड में एक और टर्म आ जाता प्लस m3। समझ लो, अगर चार पार्टिकल हो जाते तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस f4। इस तरह से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ज्यादा बढ़ते जाए, सपोज n पार्टिकल हो गए, x की जगह बहुत सारे पांच की जगह n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, n कुछ भी हो सकता है, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, और कब तक, प्लस mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू कहां तक, mn तक। तो वो आ जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो वही बात है, कंसीडर ए n पार्टिकल सिस्टम अलोंग विद x एक्सिस विद मासेस, n पार्टिकल है, कहां से कहां तक मास, m1 से लेके m2 m3 से लेके mn तक, जिनकी डिस्टेंसेस कितनी है, x1 x2 x3 से लेके xn तक, फ्रॉम ओरिजिन O। तो इसका सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम जो पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ मास विल बी अ पॉइंट, सपोज दैट पॉइंट इज C, तो उसकी डिस्टेंस फ्रॉम O विल बी xcm, एंड xcm विल बी गिवन बाय m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस अप टू कहां तक, mn xn, जो nth पार्टिकल है। अगर n5 है तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 m4 x4 प्लस m5 x5 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5, डिपेंड करता है n कितने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने। ठीक है, सो दिस इज द जनरल फॉर्म। इसको और जनरल में लिखना है तो xcm विल बिकम, ऊपर देखो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया सिग्मा समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n mi xi ओवर सिग्मा i इक्वल्स टू 1 टू n mi। देखो i को n1 से लेके n तक वेरी करेगा और ऐड करते जाना, तो पहले i1 रखो तो ये हो जाएगा m1 x1 प्लस अब i2 रखो m2 x2 प्लस i3 रखो m3 x3, और कहाँ तक लिखते जाने जब तक कि i की वैल्यू n ना हो जाए। अगर n की वैल्यू 5 होती तो n 5 तक हो जाता, अपॉन सिग्मा mi m1 प्लस m2 प्लस m3, और कब तक, जब तक ये n ना हो जाए i, n कितना भी हो सकता है। तो ये आपको जनरल फॉर्म पता चल गई कैसे लिखी गई है। यस और नो बेटा, दिस इज द जनरल फॉर्म, सिग्मा के फॉर्म में लिख दिया इसको, ये यही को शॉर्ट में लिखा गया है। ठीक है, ओके। सो सिग्मा mi इज द सम ऑफ मासेज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स एंड हेंस इज द टोटल मास। और ये सिग्मा mi क्या है, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका सम है। अगर पांच पार्टिकल का सिस्टम है तो पांच पार्टिकल का सम है, उन पांच पार्टिकल का सम ही टोटल बॉडी का मास बन जाएगा, विच विल कैपिटल M। टोटल पार्टिकल में जितने जितने जिस उस बॉडी में जितने पार्टिकल होंगे उन सबका मास अगर ऐड कर दो तो पूरी बॉडी का मास मिल जाएगा आपको। तो उस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 अप टू mn टोटल करोगे तो कैपिटल M मिल जाएगा आपको टोटल मास। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सपोज आपके पास एक थ्री पार्टिकल सिस्टम है इन एक्स वाई प्लेन, अभी तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे ले रहे थे, अब मैं एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल्स लूंगा अलग अलग कुछ ऐसे। देखो, कंसिडर अ थ्री पार्टिकल सिस्टम इन एक्स वाई प्लेन विद मासेज m1 m2 m3, और इन मासेज की पोजीशन क्या है, हर पोजीशन के कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x3 y3 रिस्पेक्टिवली, कुछ ऐसे। एक मास यह है, एक पार्टिकल एक बॉडी है जिसकी मासेज m1 m2 और m3 ये है, और इन m1 m2 m3 के कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, m1 का है x1 y1, m2 का है x2 y3, m3 का है x3 y3। ठीक है, और बोला गया है कि आपको क्या करना है,
इस सिस्टम का जो ये तीन पार्टिकल से बना हुआ सिस्टम है उसका क्या निकालना है आपको, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास विल बी अ पॉइंट, उस सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, दैट सेंटर ऑफ मास विल हैव कोऑर्डिनेट्स, तो हमको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे करेंगे, देखो सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ मास, इसके आपको एक्स सी एम, इसकी आपको एक्स पोजीशन भी निकालनी है और वाई पोजीशन भी निकालनी है, मतलब सेंटर ऑफ मास का आपको एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों निकालना है, एक्स सी एम वाई सी एम दोनों निकालना है। सो कैसे निकलेगा, द सेंटर ऑफ मास सी ऑफ द सिस्टम लोकेटेड एट एक्स सी एम वाई सी एम, ये इसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। आपको एक्स सी एम की वैल्यू बतानी है, वाई सी एम की वैल्यू बतानी है। पिछली बार सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट था एक्स, तो सिर्फ एक्स सी एम हो रहा था, इस बार दूसरा कोऑर्डिनेट y भी है, हम xy प्लेन की बात कर रहे हैं, तो वी हैव अनदर कोऑर्डिनेट ycm, तो हम ycm भी निकालेंगे। ठीक है, तो xcm की वैल्यू क्या होगी, देखो तीन पार्टिकल हैं, m1 उसकी x कोऑर्डिनेट है x1, तो xcm के लिए हम सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, ycm के लिए हम सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। तो xcm इक्वल्स टू m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। देखो सिमिलरली YCM कैसे निकलेगा, m1 y1 m2 y2 और m3 y3, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये समझ आया बेटा? यस सर। सिंपल सा है बिल्कुल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, यस सर। ओके, सपोज तीन की जगह नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर इसमें इसी में एक चीज सोचो, अगर तीनों पार्टिकल का मास सेम होता, m1 m2 m3 तीनों m हो जाते, तो xcm कितना बन जाएगा, बताओ मुझे जरा जल्दी से। व्हाट विल बी xcm, मतलब सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, xcm का मतलब सेंटर ऑफ मास का द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन टू, कौन बोल रहा है बेटा, थ्री हो जाएगा इस बार तीन पार्टिकल है, रख के देखो, m1 m2 m3 को m रखो, हाँ थ्री बोले, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। कौन है, किस बच्चे ने बोला, नाम बताओ अपना बेटा, नाम प्रिंस, अच्छा ठीक है, गुड। देखो कुछ ऐसा आएगा, xcm will become x1 plus x2 plus x3 upon 3, ycm will become y1 plus y2 plus y3 upon 3। तो सिस्टम कुछ ऐसा होगा जहां तीनों मासेज सेम है, तो ये जो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं xcm ycm, दिस विल बी नथिंग बट द सेंट्रॉइड। किसी भी ट्राइंगल में सेंट्रॉइड होता है ना, सी पढ़ा है आपने, ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे आपने। एक्स कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होता है, और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, तो ये आपने पढ़ा होगा। So, thus for three particle of equal masses, the center of mass lies at the centroid of the triangle formed body। ठीक है, यहां तक क्लियर? सर ओके, अगर ये क्लियर होगा तो आगे चलते हैं। yes, सर। अब हम थ्री पार्टिकल के बजाय एन पार्टिकल सिस्टम की बात करेंगे। ये थ्री पार्टिकल तो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए लिया है, क्योंकि तीन पार्टिकल जरूरी कभी भी पॉसिबल नहीं है कि कोई एक बॉडी हो जिसमें तीन पार्टिकल हो, इट विल हैव लॉट्स ऑफ पार्टिकल, सपोज दोज पार्टिकल्स आर एन पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है तो इसको कैसे करेंगे हम, देखो, कंसिडर ए n पार्टिकल सिस्टम इन स्पेस विद मासेज m1 m2 से कहां तक mn तक, इतने मासेज हैं एट द पोजीशन। अभी यहाँ पे x1 y1 लिखा है, इसमें एक और चीज ऐड कर दो, z1। अब हम एक्स वाई जेड प्लेन में बात करेंगे, 3D में बात करेंगे। ठीक है, तो सपोज इसके पहले मास के कोऑर्डिनेट सिस्टम में x1 y1 z1 ऐड कर देना इसमें, दूसरे मास के हो गए x2 y2 z2, इसी तरह से तीसरे के x3 y3 z3, और जो nth पार्टिकल होगा उसके xn yn और zn रिस्पेक्टिवली। तो कुछ इस तरह की बॉडी है आपकी, सपोज ये थ्री डायमेंशनल बॉडी है, एक्स वाई प्लेन में भी है, वाई जेड प्लेन में भी, और एक्स जेड प्लेन में भी है बॉडी। सपोज इसके मासेज, इसके पार्टिकल्स ये हैं अलग अलग, m1 m2 m3, ठीक है, और इनके mn पार्टिकल ये है, तो बहुत सारे पार्टिकल हैं और हर एक के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। m1 पार्टिकल के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, m2 के x2 y2 z2, m3 के x3 y3 z3, और mn के xn yn zn। ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल। द सेंटर ऑफ मास सी ऑफ द सिस्टम लोकेटेड, अब जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं बीच में होगा, इधर कहीं कहीं भी हो सकता है, उसके उस सेंटर ऑफ मास विल बी अ पार्टिकल, तो हमको उस पार्टिकल के उस सेंटर ऑफ मास के क्या बताने, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होता है एक्सियम, वाई कोऑर्डिनेट होता है वाईसीएम, और जेड कोऑर्डिनेट होता है जेडसीएम। तो सिमिलरली वैसे ही जैसे पहले क्या था, अपने एक्सियम विल बी
m1x1 प्लस m2x2 अप टू कितने पार्टिकल है mn, तो mn(xn) अपॉन m1 प्लस m2 प्लस अप टू डॉट डॉट कहाँ तक mn तक जितने पार्टिकल थे। Similarly, YCM m1y1 plus m2y2 plus up to mny1 upon m1 plus m2 plus up to mn जितने पार्टिकल है उतने। सिमिलरली वाई जेड के लिए वाई जेड सी एम के लिए जेड वाला कोऑर्डिनेट ले लेंगे हम m1z1 प्लस m2z2 प्लस अप टू कहाँ तक mn(zn) अपॉन m1 प्लस m2 प्लस कहाँ तक mn तक, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स mn है वहां तक। ठीक है, सो दीज विल बी, सो जो ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स सी एम वाई सी एम जेड सी एम, दीज विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, अब इस एक्स सी एम को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखो सिग्मा की फॉर्म में एक्सीएम कैन बी रिटन एज सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू एन एम आई, ये पहले भी लिखा था, यस और नो। दिस इज अ जनरल फॉर्म, आप समेशन लिख लो m1 x1 m2 x2 को बार बार लिखने के बजाय आई इक्वल्स टू 1 टू एन एम आई एक्स आई अपॉन आई इक्वल्स टू 1 टू एन एम आई। ठीक है, सिमिलरली वाई वाई सी एम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे एम आई वाई आई अपॉन सिग्मा आई इक्वल्स टू एन एम आई, एंड जेड सी एम विल बी रिटन एज sigma I equals to 1 to n mi zi upon sigma I equals to 1 to n mi। यहाँ पे तक क्लियर हो गया आपको। अब आपको ये इंपॉर्टेंट, ये तीनों पॉइंट याद रखने जो ब्लॉक में लिखे हुए हैं, ये और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इनसे ही आगे चलेगा सारा काम। ये आपको समझ आ गया ना यहाँ तक कैसे हुआ ये? यस सर। ठीक है, अगर ये क्लियर हुआ तो अब आगे चलते हैं। देखो डिनोमिनेटर में जितने भी सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू एम आई है, इस वाले में भी सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 एम आई है, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू एन एम आई है, मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबके मास का सम उस टोटल बॉडी का मास हो जाएगा। तो टोटल बॉडी का मास सपोज क्या है कैपिटल एम, तो ये टोटल बॉडी का मास हमेशा कैपिटल एम, इन डिनोमिनेटर में हमेशा कैपिटल एम आ जाएगा सबको सम करके। ठीक है, ओके। नाउ वेक्टर नोटेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हम वेक्टर नोटेशन की बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, अभी तक हमने एक्स कोऑर्डिनेट अलग किया, वाई कोऑर्डिनेट अलग किया, जेड कोऑर्डिनेट अलग किया, अलग अलग बातें की। ठीक है, अब हम एक्स की जगह आर के फॉर्म में लिखेंगे इसको, एक्स आई न लिखने के बजाय, वाई आई न लिखने के बजाय, जेड आई न लिखने के बजाय आर लिखेंगे। आपको पता है आर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है ना। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं सेंटर ऑफ मास को? द above इक्वेशन रिटन एक्सप्लिसिटली फॉर थ्री डिफरेंट एक्सिस कैन बी एक्सप्रेस। तीन अलग अलग लिखने के बजाय इन तीन सेंटर ऑफ मास के लिए तीन अलग अलग इक्वेशन एक्स सी एम वाई सी एम जेड सी एम लिखने के बजाय वेक्टर फॉर्म में एक ही इक्वेशन में लिख सकता हूँ। देखो कुछ ऐसे, इफ आर आई इज द पोजिशन ऑफ वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल एंड आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो आर आई इक्वल टू होता है आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड आई के। ith पार्टिकल के लिए एक्स आई कैप, वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। ith पार्टिकल के लिए पोजिशन वेक्टर यही होगा। सिंपल पार्टिकल के लिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है आर। ith पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, पांचवा पार्टिकल, छठा पार्टिकल, कोई भी नंबर का, तो एक्स आई कैप, वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। ठीक है, तो आपका और जो कैपिटल आर होगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये होगा कैपिटल आर विल बी एक्स आई कैप, कैपिटल एक्स आई कैप, कैपिटल वाई आई जे कैप, कैपिटल जेड आई के कैप। ठीक है, तो यही आपको लिखना है जो सेंटर ऑफ मास का आर वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर होगा सेंटर ऑफ मास का आर, इट विल बी सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एम आई एक्स आई वाई आई जेड आई लिखते थे हम पहले, तो उसकी जगह हमने आर आई लिख दिया अपॉन सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एम आई। बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, चेंज बस ये है अलग अलग इंडिविजुअल लिखने के बजाय हम क्या कर रहे हैं कि एक्स आई वाई आई जे आई की जगह सीधे सीधे क्या लिख दिया एम आई आर आई, और इस आर आई की वैल्यू क्या है ये है। ठीक है, और अपॉन डिनोमिनेटर में वही, और ये आर क्या है, दिस कैपिटल आर इज नथिंग बट द पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। वहां पे हम एक्स सी एम वाई सी एम जेड सी एम लिखते थे ना अलग अलग, तो हम वहां पे क्या करते थे सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट, उसके बजाय मैं बोल रहा हूँ सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में एक्स आई वाई कैप, देखो हम एक्स आई ऑलरेडी निकाल चुके हैं,
वाई आई ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जेड आई ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इनको अलग अलग लिखने के बजाय कैपिटल आर ही लिख रहा हूँ मैं सीधे सीधे पोजीशन वेक्टर, और उसको जनरल फॉर्म में सीधे सीधे ये लिख दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये बहुत देर तक चलेगा आपके साथ, कि पोजीशन वेक्टर आर ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई आर आई वेक्टर अपॉन सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई। ठीक है, ये आप नोट कर दो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हम बार बार यूज करेंगे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये कैसा है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, अभी तो हम अलग अलग बॉडी की बात की, एन नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम की बात की, अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी। अ रिजिड बॉडी में हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और आपको पता है हर एक पार्टिकल एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होता है, बिल्कुल जगह नहीं होती एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में। तो वहां कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे सेंटर ऑफ मास, जो अभी तक हमने पढ़ा और जो हम पढ़ने वाले हैं। देखो, अभी तक हम ये मान के चल रहे थे एक पार्टिकल की डिस्टेंस आपको पता थी, दूसरे पार्टिकल की डिस्टेंस कुछ और डिस्टेंस पे दूसरा पार्टिकल था, थोड़ा और आगे जाके तीसरा पार्टिकल था, तो मतलब डिस्क्रीट सिस्टम था आपका, देयर वाज नो कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल। लेकिन अब क्या आएगा रिजिड बॉडी में, जो पार्टिकल्स होंगे एक पार्टिकल उसके सामने ही दूसरा, उसके सामने ही तीसरा, उसके सामने ही चौथा, मतलब एक तरह से कंटिन्यूअस सिस्टम बनता जा रहा है, विदाउट गैप यू हैव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज टू सक्सेसिव पार्टिकल इज वेरी लेस, वेरी नेग्लिजिबल, तभी तो सॉलिड है वो एक तरह से रिजिड बॉडी, क्योंकि क्लोजली पैक्ड है सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ। तो इस केस में आप सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे? ठीक है, सो रिजिड बॉडी इज अ सिस्टम ऑफ क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स, therefore the equation discussed so far are applicable to a rigid body। देखो, इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो सारी की सारी इक्वेशन यहाँ वैलिड होंगी, बट वहां हमने क्या ट्रीटमेंट किया था, सिग्मा 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 लिखा था, यहाँ सिग्मा को हम चेंज करके इंटीग्रेशन की फॉर्म में ला देंगे, बिकॉज रीजन इज यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं दोज आर कंटिन्यूअसली वन आफ्टर अनदर, एक दूसरे के बाद सारे पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली हैं एक दूसरे के सामने। ठीक है, सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स सच ए बॉडी इज सो लार्ज दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कैरी आउट समेशन ओवर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। यहाँ पे आप एक एक पार्टिकल को लेके समेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, है ना, तो इट इज वेरी इम्पॉसिबल, कि आपको इम्पॉसिबल है ये कि समेशन करो आप, सिग्मा आई करो, एक पार्टिकल का लो फिर ऐड करो, दूसरा पार्टिकल लो ऐड करो, तीसरा पार्टिकल लो ऐड करो, it is impossible in case of rigid body. So since the spacing of particle is small, the body can be treated as continuous distribution of mass। जो मैं कह रहा था कि बॉडी, जो आपकी बॉडी है, इट इज कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मासेज एक m1 यहाँ है, m2 यहाँ नहीं है इतनी दूर, इसी के साथ ही दूसरा पार्टिकल बिल्कुल m1 है, m2 है, m3 है, मतलब बिल्कुल कंटिन्यूस है। सो वी कैन ट्रीट द रिजिड बॉडी एज अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेज, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, एक के बाद एक लगातार विदाउट ब्रेक। ठीक है, ये समझ आए ना मैं क्या बोल रहा हूं आपको, यस और नो? बेटा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है सर। ओके, यस सर, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम क्या करेंगे, जितने भी जो हमारी बॉडी थी, टोटल बॉडी m मास की थी, रिजिड बॉडी का टोटल मास m था, हम उस टोटल मास m को छोटे छोटे एलिमेंट ऑफ मास में डिवाइड कर देंगे, डेल्टा m1 पहले पार्टिकल था, अब हम एक पार्टिकल की बात नहीं करना है, ये टोटल मास है बॉडी की, एक बॉडी है सपोज, एक रॉड है, दिस इज अ रिजिड बॉडी, हम इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है, अब मैं नंबर ऑफ पार्टिकल की बात नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस टोटल मास m को छोटे छोटे मासेज में डिवाइड कर दूंगा, डेल्टा m1, डेल्टा m2, डेल्टा m3, सब समझ रहे हो आप बात को। अब मैं पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे मासेज की बात कर रहा हूँ। सपोज एक क्विंटल 100 किलो का एक वेट था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक केजी के छोटे छोटे मासेज को अलग करता जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया, इस एक 100 केजी को एक एक केजी के मास में अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो टोटल मास कैपिटल M को मैंने डेल्टा m1 m2 डेल्टा mn नंबर ऑफ पार्टिकल्स मास सिस्टम में मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो आयत नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत सारे होंगे, 100 मैंने सपोज 100 टुकड़ों में बांट दिया, सपोज 1 लाख टुकड़ों में बांट दिया, 1 लाख, तो उसमें आयत जो टुकड़ा होगा, आयत कुछ भी हो सकता है, आयत एलिमेंट
देखा ना, द ith एलिमेंट डेल्टा एम आई, ith एलिमेंट की जगह 50वां एलिमेंट भी हो सकता है, 60वां भी हो सकता है, तो मैं एक जनरल फॉर्म बोल रहा हूँ, ith एलिमेंट एम आई। हम कहते हैं कि सपोज उसकी पोजीशन क्या है, एक्स आई वाई आई जेड आई है, जो ith एलिमेंट लूंगा उसकी पोजीशन क्या है, एक्स आई वाई आई जेड आई है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास आर अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय एक्स सी एम। उसके लिए जो इस टोटल बॉडी का कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट विल बी गिवन बाय, देखो जो पहले पढ़ा था सेम वही है, वहां एम आई एक्स आई था, तो यहाँ पे हमने सिंस छोटे पार्टिकल लिए हैं तो डेल्टा एम आई एक्स आई, हमने छोटे पार्टिकल की जगह छोटे छोटे मास सिस्टम ले लिए हैं, तो हम छोटे मास सिस्टम डेल वहां एम आई था तो हमने यहाँ डेल्टा एम आई कर दिया। सिमिलरली वाई सी एम के लिए वहां एम आई वाई आई था तो यहाँ डेल्टा एम आई वाई आई कर दिया। सिमिलरली वहां एम आई जेड आई था तो हमने यहाँ डेल्टा एम आई जेड आई कर दिया, और दीज ऑल आर समेशन। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ पे समेशन चलाना इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल टू सम ओवर ऑल द पार्टिकल्स, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ ऐसे एलिमेंट्स होंगे, तो हम इन समेशन की जगह इनको किस में इंटीग्रेट कर देंगे, किस में इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, इंटीग्रेशन में। ठीक है, क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, बिकॉज इट इज नथिंग बट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कंटिन्यूअस नहीं होता, डिस्क्रीट होता, मतलब एक के बाद एक थोड़ा सा गैपिंग के बाद होते, तो आप समेशन रहने देते। ठीक है, बट यहाँ पे सब गैपिंग नहीं है, कंटिन्यूअस सिस्टम है, तो कंटिन्यूअस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए यू विल ऑलवेज यूज इंटीग्रेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इफ n is made bigger and bigger and each element delta mi is smaller and smaller, these expressions become exact. In that case we denote the sums over I by integral। हम जो सिग्मा i था, ये सिग्मा i ऐसे लिख रहे थे ना हम, i इक्वल्स टू 1 to n, ये सिग्मा i क्या बन जाएगा, इंटीग्रल बन जाएगा। और किस किस फॉर्म में चेंज होगा, 10 देखो, सिग्मा डेल्टा एम आई था डिनोमिनेटर में, देखते जाओ यहाँ क्या क्या है, डिनोमिनेटर में सिग्मा डेल्टा एम आई था ना, तो ये सिग्मा डेल्टा एम आई क्या बन जाएगा आपका, इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, डेल्टा की जगह डी आ जाएगा, सिग्मा डेल्टा एम आई बन जाएगा आपका डीएम, और इंटीग्रेशन ये समेशन की जगह आ जाएगा इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन डीएम का मतलब होता है छोटे छोटे मासेस का इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल मास एम मिलेगा। सो सिग्मा डीएम, दिस सिग्मा डेल्टा एम आई विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एंड इट विल बी एम। ठीक है, दूसरा ऊपर था डेल्टा एम आई एक्स आई, इट विल बिकम सिग्मा एक्स आई की जगह एक्स आ जाएगा, और डी डेल्टा एम आई की जगह डी एम आ जाएगा, तो एक्स डी एम। सिमिलरली डेल्टा एम आई वाई आई, इट विल बिकम सिग्मा वाई वाई आई की जगह वाई एंड एम आई की जगह डेल डी एम, डेल्टा की जगह डी बन गया, एम आई की जगह एम, और वाई आई की जगह वाई, सीधा सीधा। Similarly, Z Mi Zi will become sigma Z and DM. Zi की जगह Z and Mi की जगह डेल्टा Mi की जगह DM। ओके, बस ये चेंजेस हो जाएंगे आपके इक्वेशन में रिजिड बॉडी के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास नाउ विल बिकम एक्सियम विल बिकम सी। एक्सियम क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या था, ये था, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, ये क्या बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन डेल्टा एम आई एक्स आई है, तो इंटीग्रेशन एक्स डीएम, एक्स डीएम बना था ये, एक्स डीएम ओवर सिग्मा डेल्टा एम आई क्या बना था आपका एम, सिग्मा डेल्टा आई बना था आपका एम। देखो क्योंकि हमने सिग्मा एम आई पहला वाला जो चेंज किया था, सिग्मा डेल्टा एम आई विल वाज एम, तो हमने इसकी जगह टोटल एम रख दिया मास। देखो ना ये कहाँ से आया, अभी दिखा तुम देखो, सिग्मा डेल्टा एम आई हैज बिकम एम, ये आपको पहला बताया, क्योंकि ये डेल्टा इंटीग्रेशन डीएम बन जाएगा तो इट विल बी एम। तो सिग्मा डेल्टा एम आई की जगह सारे डिनोमिनेटर में यही था, सिग्मा डेल्टा एम आई, तो उसकी जगह सारे डिनोमिनेटर कैपिटल एम बन जाएंगे, और इंटीग्रेशन बन जाएगी आपके पहले वाले का इंटीग्रेशन एक्स डीएम इंटीग्रेशन, दूसरे वाला जो वाई कोऑर्डिनेट था वाई डीएम इंटीग्रेशन, तीसरे वाला जो जेड कोऑर्डिनेट था उसका न्यूमरेटर ये था, तो उसका जो न्यूमरेटर बन जाएगा सिग्मा जेड डीएम। जब आप उन वैल्यूज को पुट करोगे तो एक्सएम विल बिकम 1 अपॉन एम, डिनोमिनेटर एम था तो 1 अपॉन एम इंटीग्रेशन एक्स डीएम, 1 अपॉन एम इंटीग्रेशन वाई डीएम, 1 अपॉन एम इंटीग्रेशन जेड डीएम। ठीक है, सो द वेक्टर एक्सप्रेशन, जो वेक्टर एक्सप्रेशन था इट विल बिकम, वेक्टर एक्सप्रेशन में क्या था आपका, देखो वेक्टर एक्सप्रेशन में था ये, तो यहाँ पे था सिग्मा एम आई, देखो डिनोमिनेटर तो एम बन जाएगा सीधे सीधे 1 ओवर एम। ठीक है, और ये बनेगा आपका क्या, ऐसे ये वाला आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन
एम आई की जगह एम और आर आई की जगह डी आर। तो ये हो गया आपका एम डी आर। तो यही आपका लिखा होगा आगे देखो, एम आई, देखो आर सी एम बिकम सेंटर ऑफ मास का जो पोजिशन वेक्टर आर सी एम, इट विल बिकम 1/m सिग्मा इंटीग्रेशन आर डी एम। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द position vector of center of mass of a rigid body, and these are individual x coordinate, y coordinates and z coordinates of position of center of mass in a rigid body। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, थिन रॉड लेंगे, स्फेरिकल सेल लेंगे, अलग अलग सिस्टम लेंगे और उनके सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। जहां पे तक आज पढ़ा है आप उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना और कोशिश करना खुद से एक बार करने की। ठीक है, और आज की टोटल अटेंडेंस है मेरे पास 19 स्टूडेंट्स आ गए, 19 भी नहीं 18 स्टूडेंट्स होंगे।